हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अगेन वी आर बैक। आज है 27 जनवरी। बेसिकली 28 है, लेकिन एक दिन के बाद हम कवर करते हैं 27 का करंट अफेयर। हम 28 को कवर कर रहे हैं। सो दिस सिनेरियो चलता रहेगा। ओके। तो मिशन 2024 हमारा वर्किंग है। देखते हैं आज के करंट अफेयर हमारे पास क्या क्या है। थोड़े से ज़रूरी आर्टिकल्स हैं ना, आई फील ये प्री के हिसाब से थोड़े ज़रूरी हैं। मेंस में दो तीन आर्टिकल्स हैं जो आप लिख सकते हो, वो आपको दिख जाएंगे। प्लस एडिटोरियल डिस्कशन आई एम ट्राइंग के जल्द से जल्द लेके आ पाऊँ। सो वर्किंग ऑन दैट। थैंक यू। अभी आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। सबसे पहला जो मेरे पास आर्टिकल है वो है मेरा सपिंडा मैरिज। सपिंडा मैरिज क्या होती है? तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने एफएम किया है कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी को, कि जो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर जो सपिंदा मैरिज है, जो कि इंडिविजुअल के रिलेटेड एंसेस्टर से होने की वजह से होती है, तो उसके कस्टमर को परमिट करती है। ठीक है। अब सपिंडा मैरिज होती क्या है, मैं आपको ना एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ, थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। इसे थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं। मान के चलो, आ, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी है, ठीक है, या फिर आपकी नानी है। ठीक है। आपकी नानी फर्स्ट जनरेशन है। आपकी नानी के बाद आपकी मम्मी आई, आपकी मम्मी है। आपकी मम्मी के बाद आप हैं। आपके यानी कि आप जो आप हैं वो सेकंड जनरेशन है। आपकी सॉरी, आपकी जो नानी है वो फर्स्ट जनरेशन है। आपकी मम्मी सेकंड जनरेशन है। आप थर्ड जनरेशन है। आपके बाद आपके जो बच्चे होंगे वो आपके फोर्थ जनरेशन होंगे। ठीक है। तो बाद में फोर्थ जनरेशन में इसी तरीके से आपके मामा हैं या फिर आपकी मौसी हैं, उनकी भी फोर्थ जनरेशन आ जाएगी। तो जब वो फोर्थ जनरेशन आ जाएगी, क्या वो आपस में अपने एंसेस्टर के रिलेशन की वजह से क्या शादी कर सकते हैं? दिस इज कॉल्ड द सपिंडा मैरिज। अगर ऐसा कुछ होता है तो वो जो एंसेस्टर से रिलेटेड रिलेशन जो बना हुआ है ना आपका, दादा परदादा के होने की वजह से, उसको एक सपिंडा मैरिज कह देते हैं। यानी कि परदादा आपके लगते थे आपके फादर की तरफ से या फिर आपकी मदर की तरफ से। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने मम्मी डैडी का भी एग्जाम्पल अच्छे से ले लो। आपके फादर की फोर्थ जनरेशन और आपकी मॉम की फोर्थ जनरेशन, मदर की फोर्थ जनरेशन, तो आपस में जब ये जाके आपस में शादी करने की सोचेंगे तो इसको सपिंडा मैरिज कह देते हैं। अब क्या है, हुआ क्या है, सपिंडा मैरिज रेफर टू यूनियंस बिटवीन इंडिविजुअल हु आर क्लोजली रिलेटेड थ्रू देयर कॉमन लीनियर एंसेस्टर। यानी कि जो आपके आपके एंसेस्टर रहे हैं, दादा परदादा, उसके जो भी हैं। अकॉर्डिंग टू द हिंदू मैरिज एक्ट, इंडिविजुअल आर कंसिडर्ड सपिंडास इफ वन इज डायरेक्ट एंसेस्टर ऑफ द अदर विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट। अगर वो स्पेसिफाइड लिमिट यानी कि उनके रिलेशनशिप चल रहे हैं, जनरेशन चल रही है, तो उसको कहते हैं। इफ दे आर शेयर ए कॉमन लीनियर एंसेस्टेंट, तो अगर वो अपना शेयर कर रहे हैं यानी कि उनके एंसेस्टर सपिंदर रिलेशनशिप बाउंड्रीज, तो वो उसमें आ जाते हैं। द एक्ट एम्स टू रेगुलेट सच यूनियंस टू प्रिवेंट पोटेंशियल इश्यूज, इंश्योर एधेरेंस, रिकॉग्नाइज कस्टम्स। तो इसको कई बार रोकने की कोशिश की जाती है, क्योंकि फॉर इनको एंड में जाके अगर आप ऐसी जनरेशन को काउंट करोगे तो उसको बेसिकली आपके भाई बहन में काउंट कर दिया जाता है। तो इस वजह से कई बार ऐसी मैरिजेस को रोका जा सकता है, रोका जाता है, रोका जा सकता है नहीं है, रोका जाता है। अब क्या है, बेसिकली मैं आपको इसका क्यों रोका जाता है वो भी बता देता हूँ। सपिंडर रिलेशन एक्सटेंड अप टू द थर्ड जनरेशन थ्रू द मदर्स लाइन एंड फिफ्थ जनरेशन फ्रॉम द फादर्स लाइन। अब क्यों होगा, मान के चलो मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आ, आप हैं आप अभी फोर्थ जनरेशन में हैं। आपके फादर की तरफ से भी कोई ना कोई फोर्थ जनरेशन में, आपके फादर के, या मान के चलो आपके चाचा हैं, और उनके इस तरीके से उनके चाचा या फिर आपके उस तरीके से उनका फोर्थ जनरेशन चल रहा है। तो एंड में जाके आपके चाचा के लड़के का लड़के के लड़की, तो एंड में जाके वो बना क्या आपका, और यहाँ पर आपकी मम्मी के आप बच्चे हैं, उनके भी फिर बच्चे हो गए हैं, आप हैं फिर उसके बाद में थर्ड फोर्थ जनरेशन में। तो जब ये दोनों के दोनों आपस में टकराएंगे तो एंड में तो इनको भाई बहन ही काउंट किया जाएगा एज एन हिंदू मैरिज एक्ट। तो इस तरीके से इनको सपिंडा मैरिज को कई बार रोकने की कोशिश की जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सपिंडा मैरिज, जिस पर हाई कोर्ट ने इसे अफर्म किया है। तो एक पिटीशन फाइल की गई थी कि इसको रोक दिया जाए। तो दिस इज बेसिकली फंडामेंटल राइट में हमें दे रखा है कि मैरिज हमारा एक मौलिक अधिकार है, वो हम कर सकते हैं अपनी पसंद पसंद से, जहाँ पर जात और धर्म का कोई लेना देना नहीं होता है। तो वहां पर आप कर सकते हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो इसको रोकने के लिए किसी एक ने याचिका डायल करी थी, दाखिल करी थी। उस याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। दिस इज ऑल। ठीक है। अब एफपीआई क्या होता है, देखो सेबी ने क्या करा है, एक डेडलाइन दे दिया एफपीआई को, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, या फिर एफआईआई जिसे कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर्स होते हैं, डिस्क्लोज, ताकि वो अपनी जो अब डेडलाइन क्या एक्सटेंड करिए, ताकि वो अपनी जो डिटेल्स हैं वो डिस्क्लोज कर पाए, ग्रैनुअल डिटेल्स ऑफ एंटिटीज होल्डिंग ऑनरशिप, वो कहाँ कहाँ पर अपनी ऑनरशिप होल्ड कर रहे हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट उनका क्या है, कंट्रोल इन एफआईआई पे उनका क्या है। तो इसके लिए उन्होंने एफबीआई सेबी ने अपनी डेडलाइन थोड़ी सी बढ़ा दिया ताकि वो अपनी डिटेल्स शेयर कर पाए। अब है क्या वो देख लो।
FPI and FDI investment are both types of investment made by foreign entities, but they are differ from the nature of the purpose. दोनों बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है एक कंट्री के अंदर, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो FPI हमेशा ना शॉर्ट टर्म होती है, शॉर्ट मीडियम टर्म होती है, FDI लॉन्ग टर्म होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ और ये दोनों तो सबको, दोनों को फायदा ही मिलता है। FDI तब होती है जब बेसिकली वो 10% या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट किसी कंट्री में जाता है। ठीक है, एक सिंपल सी, इसमें लिखा नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू, 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट अगर वो कर रही है तो दैट्स कॉल्ड द FDI। अगर 10% से कम का है तो बेसिकली वो FPI में काउंट हो जाता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब पोर्टफोलियो के आप नाम से समझ गए, पोर्टफोलियो का बेसिकली मतलब ही क्या होता है कि सेग्रेशन में इन्वेस्टमेंट करना, सेग्रेट, एक अलग अलग पार्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स हो गए, हेज फंड्स हो गए, पेंशन फंड्स हो गए। अब जो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, स्टॉक, बॉन्ड्स, इसमें इनका इन्वेस्टमेंट होता है। मैंने आपको बताया जो FPI होते हैं वो बेसिकली आपके शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म होते हैं, और जो FDI होता है वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। ये फाइनेंशियल एसेट्स इसमें होता है, बल्कि ये बिजनेस और फिजिकल एसेट्स में कंपनीज आपने देखी होगी वो FDI के थ्रू आती हैं, जो इतनी भी कंपनियां अगर इंडिया में जो अभी स्टेब्लिश हैं। और इसके अलावा सीक रिटर्न थ्रू द कैपिटल एप्रिसिएशन। इनको क्या चाहिए, बस रिटर्न चाहिए। एम टू लास्टिंग इंटरेस्ट, इनको इन्फ्लुएंस चाहिए, एक कंट्री के ऊपर इतना अच्छा खासा इनका इन्फ्लुएंस होता है कि अगर ये यहां से गई तो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ तो डूबेगी डूबेगी। इनका भी अच्छा खासा होता है इनका, अगर इनका अगर वैसे देखोगे तो अगर इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट खींचा, अगर इन्होंने स्टॉक मार्केट से खींचा, इकोनॉमिक पर तो इंपैक्ट तभी पड़ता है, बट नॉट दैट मच जितना कि FDI का पड़ता है। डू नॉट सीक टू एक्टिवली कंट्रोल, इनका एक्टिवली कोई कंट्रोल नहीं होता मैनेज कंपनीज में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इनको बस इन्वेस्टमेंट करने से मतलब है। इनका एक्टिवली कंट्रोल होता है सारी चीजें मैनेज करना, ताकि ढंग से चलती रहे, क्योंकि इनको लास्टिंग इंटरेस्ट चाहिए। सो दिस इज। अब व्हाई डज SBI वांट FBI टू डिस्क्लोज देयर डिटेल्स, क्यों चाहती है FBI कि ऐसा हो, क्या है? अब कारण क्या है कि कोई भी जो मिसयूज है जो FPI के थ्रू हो रहा हो उसको रोकना चाहती है। अगर किसी ने भी अपनी 50% से ज्यादा होल्डिंग ले रखी है किसी भी इंडियन इंडियन एंटिटी के अंदर, तो ये थोड़ी सी ना दिक्कत वाली बात है। अब ये क्या है, अब यहाँ पर अगर देखो विद ओवर 25,000 करोड़ इंडियन इक्विटी मार्केट में अगर ऐसा कुछ है तो इंडिया की जो सिचुएशन है उसको, इकोनॉमी है उसको रोका जाए डूबने से, अगर इन्होंने अपना पैसा खींचा तो। ठीक है, इनको बेसिकली एक तरीके का हेज फंड कहा जाता है, क्योंकि अगर ये पीछे गए ना तो काम खराब ही होता है। सो दैट्स द मेन रीजन, इनको हमेशा रोकने की कोशिश की जाती है। अब क्या होता है, अब एक राउंड ट्रिपिंग होती है। राउंड ट्रिपिंग का मतलब क्या होता है, FBI सॉरी सेबी जो है वो इसको भी रोकने की कोशिश करती है, क्योंकि कई बार जो FPI होते हैं, जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर होते हैं, वो राउंड ट्रिपिंग का काम करते हैं। राउंड ट्रिपिंग क्या होती है बेसिकली, अब इस तरीके से इमेज से आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब मान के चलो किसी FPI ने इन्वेस्टमेंट किया सेबी के अंदर ही, मान के चलो सेबी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, अब वहां से उनको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट मिल गया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद इन्होंने अपने पैसे को किसी दूसरे अकाउंट में डाल दिया, किसी दूसरी कंट्री में। वहां से डालने के बाद उसे देखने के बाद में थोड़ा बहुत वहां से अगर वहां पर लूप होल्स निकालते हैं, क्या पता वहां का टैक्स हो या फिर पैसा कहीं और इंडिया से ड्रेन ऑफ वेल्थ जिसे कहा जाता है वो चल रहा हो, तो उसके बाद अगर ये बाद में फिर दोबारा उस पैसे को इंडियन इकोनॉमी में लगाते हैं घुमा फिरा के, बिकॉज ऑफ ये लूप होल्स निकालते हैं, तो इसे रीराउट को इस टोटली कहा जाता है राउंड ट्रिपिंग करना। ठीक है, दिस इज। तो आगे चलते हैं। पेंडेमिक ट्रीटी एंड डिजीज एक्स। पेंडेमिक ट्रीटी और डिजीज एक्स क्या है, देखो WHO आया है बिल्कुल एक नए बेसिकली ट्रीटी को लेके। दे जस्ट वांट के उन्होंने अभी प्रपोज की है कि एक ट्रीटी बनाया जाए, जो WHO के जो DG हैं डॉक्टर टेड्रोस, तो उन्होंने सोचा है कि एक ट्रीटी बनाई जाए। अभी रिसेंटली वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम कोविड-19, जिससे जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि हम उसे संभाल नहीं पा रहे थे बहुत बहुत अच्छे तरीके से, कि हम नॉर्मली काफी चीजों की दिक्कत थी हमारे पास। PPE किट्स नहीं थे इंडिया के अंदर बनाने वाली कोई भी कंपनी, हमारे पास ऑक्सीजन नहीं थे, वेंटिलेटर्स नहीं थे, तो काफी चीजों की दिक्कत थी। बट ऑल ऑफ सडन विद इन 1 ईयर वी हैव डिड अ वेल वर्क। तो दिस इज, बट नाउ WHO ये चाहती है कि हम एक ऐसी ट्रीटी बनाएं डिजीज एक्स को लेके। एक्स क्या है, कोई भी ऐसी ऐसी डिजीज जो फ्यूचर में आ सकती है, जो दोबारा से वर्ल्ड को परेशान कर सकती है। तो दैट्स द मेन रीजन वो इसको लेके आए हैं, इसे पेंडेमिक ट्रीटी कहा गया है, ताकि एक अच्छे खासे फ्यूचर को लेके हम प्रिपेयर हो सकें। अब व्हाट इज पेंडेमिक ट्रीटी, तो वही सारी चीजें ड्राफ्ट है कि ऐसी सारी चीजों को लेके आए। द डेडलाइन फॉर दिस एग्रीमेंट इज सेट फॉर 77th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, जो कि मई 2024 में होगी। तब तक के लिए रखा गया ताकि इस सारी चीजों को देखा जा सके। ओके, अब ट्रीटी का जो प्रिंसिपल होगा, ह्यूमन राइट्स इक्विटी को फैलाना होगा और सारी चीजों को इंक्रीज, ग्लोबल कोऑपरेशन बढ़ेगा इसकी वजह से, और जो स्ट्रेंथनिंग द हेल्थ सिस्टम बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ेगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी।
तो स्टेब्लिशमेंट पैथोजन एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग सिस्टम बनेगा अंडर द WHO। जेंडर डिस्पैरिटी, हेल्थ केयर वर्कफोर्स, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। डिजीज एक्स क्या है, आई जस्ट कंफर्म कि एक हाइपोथेटिकल चीज है जिसको पैथोजन, हाइपोथेटिकल पैथोजन है जिसको फ्यूचर को देखते हुए डिजीज एक्स कह दिया गया है कि फ्यूचर में अगर कोई भी अगर ऐसी पैंडेमिक ऐसी कोविड की तरह आती है तो दैट्स कॉल्ड द डिजीज एक्स, जिसके बारे में अभी हमें पता ही नहीं है। ओके, तो WHO का वही फाइनेंशियल सारी चीजें देखते हुए कि क्या क्या करना है वही है। अब जो मेरे पास नेक्स्ट आर्टिकल है वो है मेरे पास अल्पाइन आइबेक्स। अल्पाइन आइबेक्स क्या है, अभी रिसेंटली क्या क्लाइमेट चेंज होने की वजह से अल्पाइन एक्स का जो जो हमारी स्पीसीज है उसकी जो उसके ऊपर ना इम्पैक्ट पड़ गया है, क्योंकि टेम्परेचर पहले से वार्मर होता जा रहा है और ये रहते हैं बिल्कुल पहाड़ी इलाके में, बिल्कुल ठंडे इलाके में। तो उसकी वजह से इनको शिफ्ट होना पड़ रहा है, किससे, डे टाइम से नाइट टाइम में। ठीक है, अब ये क्या है, शिफ्ट क्या है, ड्यूरनल और नॉक्टर्नल। बेसिकली ड्यूरनल को कहा जाता है डे टाइम और नाइट टाइम। हैबिट टू स्केप एक्सेस हीट मेकिंग देम वल्नरेबल। अब इनको ज़्यादा ना धूप बर्दाश्त नहीं होती है, इनको ठंडा एरिया चाहिए होता है। तो जो प्रीडेटर्स हैं बेसिकली लाइक वॉल्व्स, इनका वो भी इनके लिए थोड़ा सा थ्रेट है। तो इसको देखते हुए इनके बिहेवियर चेंजेस हो रहे हैं, ओवरऑल रिप्रोडक्शन और सारी चीज़ों में फर्क पड़ेगा। अभी तो खैर ये लीज कंसर्न में आते हैं, लेकिन लीज कंसर्न से इनको वल्नरेबल होने में या फिर सारी इनको गायब होने में, एक्सटेंट होने में ज़्यादा साल नहीं लगेंगे फिर, अगर ऐसा ही चलता रहा तो दैट्स द मेन रीज़न हमें इनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो वही सारी चीज़ें ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली, अगर आप देखोगे तो यूरोप के अल्पाइन आइबेक्स, रशिया के साइबेरियन आइबेक्स, इंडियन के हिमालयन आइबेक्स, नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका यहाँ पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं बेसिकली, कितनी हाइट पे, 500 मीटर से लेकर 6700, बेसिकली 6700 मीटर्स की जो हाइट से वहाँ पर पाए जाते हैं। इंडिया, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान बेसिकली ताजिकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, साउदर्न साइबेरिया, चाइना, इन सब जगह पाए जाते हैं। ट्रांस हिमालय लद्दाख में भी पाए जाते हैं। सो दिस इज अगला जो मेरे पास आर्टिकल है, बेसिकली लास्ट आर्टिकल है हमारा। तो लास्ट आर्टिकल हमारा क्या है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। ऑपरेशन सर्वशक्ति क्या है, काउंटर पाकिस्तान अटेम्प्ट टू इंक्रीज टेररिस्ट एक्टिविटीज इन जम्मू एंड कश्मीर। टारगेट क्या है, टेररिस्ट ऑपरेटिंग बोथ साइड ऑफ दर पीर पंजाल माउंटेन रेंज। तो ये है सर्वशक्ति, बेसिकली टेररिस्ट को काउंटर करने के लिए। दूसरा जो मेरे पास मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये बेसिकली इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच के एयरफोर्स के बीच में, जहाँ पर यूएई भी ज्वाइन करेगा। तो इसे कहते हैं डेजर्ट नाइट। और नाटोस स्ट्रीट फाइट डिफेंडर जो 2024 एक्सरसाइज है, बेसिकली नाटोस की लार्जेस्ट है बेसिकली, जहाँ पर कोल्ड वॉर इन्वॉल्विंग होता है इन सारी चीज़ों को देखते हुए। तो इसको आपको ध्यान रखना है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये था मेरे पास आज का करंट अफेयर, और मिलते हैं दोबारा 28th के में। अभी 27th का हमने कवर किया है, तो नाउ अब हम इसे कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, अगेन मिलते हैं।